हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो जुड़ जाए दोस्तों आप सभी देहरादून स्टडी पॉइंट से। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। और यहाँ पे दोस्तों हम जो आज बात कर रहे हैं ये है यूकेएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपने एग्जाम के लिए। निश्चित ही फॉरेस्ट गार्ड में यहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पुलिस, लेखपाल, पटवारी, एसआई सभी एग्जाम में आपको यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यहां पे और भी दोस्तों जैसे हम डिस्कस करते हैं, पेपर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का एक डोज भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट स्टैटिक जीके, उसके बाद हम पेपर को सॉल्यूशन करेंगे जो जीएस का पेपर है। तो यहां पे दोस्तों युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं हम आज, और कुछ अभ्यास हमने यहां पे आपके लिए लिखे हैं, इन्हें आपको याद करना है। देखिए युद्ध अभ्यास तो वैसे 40-50 बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वे हम डिस्कस कराते हैं। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं यह है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि हाल ही में इसका 15वां संस्करण हुआ था। 15वां संस्करण हुआ था, और 15वां संस्करण जो हुआ था दोस्तों, ये पिथौरागढ़ जनपद में इसका आयोजन करवाया गया था। तो यूकेएसएससी का करंट अफेयर भी है और उत्तराखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यासों में से यह एक है। इसके अलावा बात करते हैं तो यह है दोस्तों अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास। यह होता है सऊदी अरब के साथ, यानी भारत और सऊदी अरब के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करते हैं, कुछ कंफ्यूज होता है दोस्तों स्टूडेंट्स को, जैसे बात करें कि भारत कतर के बीच में, भारत और कतर के बीच में, भारत और यूएई के बीच में, तो इसे भी याद करवाएंगे। और जरा अभी आप थोड़ा देख लीजिए, आपको दोबारा फिर याद हो जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे। देखिए जायेद तलवार की बात करते हैं, जायेद तलवार। तो जायेद तलवार की बात करें दोस्तों तो यह होता है किसके बीच में? यह होता है भारत और यूएई के बीच में। और यहीं पर अगर हम बात ऐसे करें, जायर अल बहर, क्या दोस्तों? जायर अल बहर। तो जायर अल बहर की बात करें तो यह भारत और कतर के बीच में होता है। तो इसे आप दोस्तों जरा माइंड में अपने क्लिक कराइए, और फिर कुछ समय बाद हम इसे आपको दोबारा रिवाइज करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। तो रब कर दूं इसे। कतर की बात करें यानी भारत कतर की बात करें तो अल बहर वाला युद्ध अभ्यास, और यूएई की बात करें तो यूएई के साथ हमारे तलवार वाला युद्ध अभ्यास, जायेद तलवार युद्ध अभ्यास, ठीक है। और अल मोहम्मद की बात करें तो सऊदी अरब के साथ होता है। तो तीनों के साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में इन्हीं के साथ आपको कंफ्यूज भी करेगा। तो यहां तक ये हो गया। फिर दोस्तों यहां पे बात करते हैं, ये है कॉर्पेट युद्ध अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। कॉर्पेट की बात करें भारत इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में भी होता है। कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन के अनुसार ही करना है। फिर इसके अलावा यहां पे बात करते हैं सी कैट युद्ध अभ्यास। तो सी कैट की बात करें तो यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो देखिए दोस्तों अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है युद्ध अभ्यास। क्या होता है? युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास नाम से बात करें तो यह अमेरिका के बीच में होता है, यानी भारत और उसके बीच में। इसके अलावा दोस्तों यहां पे होता है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार की बात करें तो यह भी भारत अमेरिका बीच में होता है। एक होता है मालाबार। तो मालाबार तो क्वाड कंट्री के बीच में होता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। तो सीकेट भारत अमेरिका के बीच में। अब यहां पे मैं इसे रब कर लेता हूं और अब इसके बारे में पढ़ते हैं जो हमने आपको पढ़ाया था। तो देखिए दोस्तों यहां पर है, सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट नाइट। और डेजर्ट नाइट की बात करें तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे ये इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में, यानी जो ये युद्ध अभ्यास हुआ था 2021 के आसपास हुआ था, यानी पुराना है, इसमें राफेल जो विमान है इसका प्रयोग किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों इसके अलावा बात करें जावेद तलवार। तो देखिए जावेद तलवार की बात करें तो यूएई के साथ होता है। और अभी हमने आपको एक चीज बताया था दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है जायर अल बहर, जायर अल बहर। तो जायर अल बहर जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच में है? यह कतर और भारत के बीच में है, कतर और भारत के बीच में है। और कतर तो काफी चर्चा में भी आजकल, तो कतर के बारे में इसे जरूर ध्यान रखना। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया, जायेद तलवार यूएई के साथ है। जायर अल बहर की बात करें तो वह कतर के साथ है। और अल मोहम्मद अल हिंदी की बात करें तो यह सऊदी अरब के साथ है। अल से आप ऐसे कर देना, अल से बात करें तो अरब कर देना। तो अल मोहम्मद अरब हो गया। और जायर अल बहर की बात करें तो कतर हो गया। और जायेद तलवार की बात करें तो यूएई हो गया है। तो यहां तक ही हो गया। फिर यहां पे देखिए दोस्तों डस्ट लेक की बात करते हैं। तो यह भारत उज्बेकिस्तान के पास होता है, यानी भारत उज्बेकिस्तान के साथ होता है।
फिर यहाँ पे एक्वेरिन, जो थोड़ा अजीब नाम है दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट है, ये है भारत और मालदीव के बीच में। और एक और दोस्तों आपको लास्ट याद करना है, वो है लामितिये, और यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। और किसके बीच में होता है? भारत और सेशल्स के बीच में होता है। देखिए दोस्तों, युद्ध अभ्यास बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ चुनिंदा रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस के अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं, जैसे ये हो गया डेजर्ट नाइट हो गया, वरुणा किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसे सत्य युद्ध अभ्यास, तो सत्य युद्ध अभ्यास भी भारत और फ्रांस के साथ ही होता है। और एक चीज और आप यहां पे ध्यान रखो, एक है FOIP, ये है FOIP, और ये है भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। तो यह युद्ध अभ्यास हो गया दोस्तों भारत और जापान के बीच में। और भारत और जापान के बीच में काफी प्रसिद्ध युद्ध अभ्यास है और उसका नाम है धर्म गार्जियन, और यह भी यूपीएससी आपको पूछ चुका है। तो देखिए दोस्तों, युद्ध अभ्यास हमने केवल आपको इतने ही लिखाए हैं, इससे ज्यादा हम आपको नहीं कराने वाले, और इसी को आपको याद करना है और समझना है। तो स्टैटिक जीके का दोस्तों यहां पे ये हो गया है। अब बात करते हैं पेपर की। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है जो 2021 में हुआ था, है ना, जनवरी फरवरी के आसपास। तो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर अब आप दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव? राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी जी, या फिर जयप्रकाश नारायण जी। तो बताइए दोस्तों किसने दिया था? आंसर दीजिए इसका, A, B, C या फिर D, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, A, B, C या फिर D? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन लोकतंत्र का क्या दिया था दोस्तों? नारा दिया था, या फिर उन्होंने सुझाव दिया था। तो देखिए, अब यहां पे बात करते हैं JP नारायण की, जयप्रकाश नारायण जी। तो देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं आप यहां पे देखिए। तो ये हो गए जयप्रकाश नारायण जी। तो यहां पे बताइए कि इन्होंने एक नारा दिया था, है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। तो क्या नारा था, जरा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, तब तक आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों जल्दी। तो जी हां दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा दिया था और उस नारा का नाम था संपूर्ण क्रांति। तो पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति किसका नारा था? तो यह जो नारा था दोस्तों, यह जयप्रकाश नारायण जी का था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और एक चीज दोस्तों यहां पे यह ध्यान रखना कि इन्होंने, ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934 में। और इनके साथ और भी थे, जैसे राम मनोहर लोहिया जी भी थे उस समय, है ना, और नरेंद्र देव आचार्य, यानी यहां पे लिख लेता हूं आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव, है ना, तो आचार्य नरेंद्र देव हो गया, जयप्रकाश नारायण जी हो गया, राम मनोहर लोहिया जी हो गया। इन तीनों ने मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की दोस्तों इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसका आंसर दीजिए जरा कि किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आई होप दोस्तों हमने आपको कल या परसों की क्लास में इसे डिस्कस कराया था और आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किस शासक ने सोमपुर बिहार जो महाविहार है इसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो C है यह बिल्कुल सही है। तो किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। अब एक चीज देखिए, धर्मपाल की बात कर रहे हैं तो धर्मपाल से दोस्तों एक चीज आप समझ चुके होंगे, धर्मपाल का मतलब क्या हो गया, यानी ये किससे संबंधित हो गए? ये हो गए पाल वंश से। किससे हो गए? पाल वंश से हो गए। और पाल वंश का संस्थापक अक्सर पूछा जाता है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन है बताइए जरा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए तब तक। और धर्मपाल के बारे में तब तक हम यहां पे देखते हैं। देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण इन्होंने कराया। सोमपुर, तो सोमपुर महाविहार, सोमपुर महाविहार, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण इन्होंने करवाया। इसके अलावा
दोस्तों इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण भी दोस्तों जो करवाया था वह किसने करवाया था? यह कराया था धर्मपाल ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो त्रिपक्षीय युद्ध होता था ना, परसों की क्लास में बताया था, किसके बीच में होता था? राष्ट्रकूट के बीच में होता था, अच्छा, और प्रतिहार के बीच में होता था, पाल वंश के बीच में होता था। तो तीनों के साथ जो त्रिपक्षीय युद्ध होता था ना, तो उस युद्ध में पाल वंश की ओर से पहला जो भाग लिया था वो धर्मपाल ने ही लिया था। और आपने पाल वंश का आंसर दे दिया होगा। और इसका संस्थापक कौन है? जी हां दोस्तों, इसका जो संस्थापक है वह है गोपाल। तो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे है कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम ने बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और हर्षवर्धन की बात करें तो देखिए, हर्षवर्धन से एक प्रश्न अभी आपको यूकेएसएससी ने पूछा होगा, चाहे यूपीएससी ने पूछा होगा। ऐसा प्रश्न पूछा था दोस्तों कि शिलादित्य की उपाधि किसकी है? शिलादित्य। तो शिलादित्य की उपाधि किस शासक ने रखी थी? तो देखिए, ये हर्ष ने रखी थी। यह प्रश्न आपको यूकेएसएससी ने या फिर यूपीएससी ने पूछा था अभी हाल ही में 2022 में। तो वह प्रश्न हमने आपको यहां पे डिस्कस करा दिया है। और यहां पे देखिए दोस्तों, इसके नाटक भी है, यानी हर्ष की बात करें तो नाटक भी है, जैसे क्या है? रत्नावली। तो रत्नावली नाटक किसका है? हर्षवर्धन का है। इसके अलावा प्रियदर्शिका, तो प्रियदर्शिका नाटक किसका है? यानी यह भी किसका है? प्रियदर्शिका जो नाटक है दोस्तों, जो रचना है वो किसका है? यह भी हर्षवर्धन का ही है। किसका है? हर्षवर्धन का ही है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी ध्यान रखते हो, वह है नागांध। क्या है? नागांध। तो यह जो तीन रचना है ये हर्षवर्धन की है। और कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है वह करता है हर्ष चरित्र से। किससे करता है? हर्ष चरित्र से। हर्ष चरित्र है तो क्या हर्षवर्धन ने लिखी होगी? नहीं, यह तो बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट की रचना है क्या? हर्ष चरित्र। और यह रचना किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। और किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी था। तो क्वेश्चन 2 यहां पे कंप्लीट हो गए हैं। और इन्हें दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए आपको दोस्तों जो हम फैक्ट पढ़ा रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फैक्टों को अगर किताब में खोजने की कोशिश करोगे ना, तो आपका कम से कम 1 या 2 घंटे का फालतू में समय बर्बाद होगा। तो जो फैक्ट हम आपको डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पहुंचा रहे हैं, तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यही फैक्ट आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना है, फॉरेस्ट गार्ड में अपना नंबर पक्का करना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो इन फैक्ट को याद करो, अपनी कॉपी में लिखो और समझो। हो सके तो रिवाइज करो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक याद नहीं होता है। सफलता का एक ही मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है कि निम्न में से क्या सही है। तो अब आपको सही पूछना है, क्योंकि यहां पे कुछ आपको शब्दावली दी गई है खेल से संबंधित, और पूछा है कि कौन सा सब सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरूर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बैडमिंटन में ड्रॉप सर्विस, तो ड्रॉप और सर्विस जो शब्दावली आपको देखने को मिलती है, यह किसकी है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी यहां पे कोई भी क्या है, मैच नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ और भी चीजें आप देखिए। एक है स्मैश। क्या है? स्मैश। तो स्मैश तो वैसे बहुत जगह होता है, लेकिन स्मैश बैडमिंटन में भी यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप और ध्यान रखना, वह है ड्यूस। क्या है? ड्यूस। तो देखिए, और सभी की अगर आप याद ना भी कर पा रहे हो तो किसी एक की आप याद कर लीजिए। जैसे आपने कर लिया बैडमिंटन का, तो ऑप्शन में अगर बैडमिंटन आएगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। तो बैडमिंटन की बात करें तो ड्रॉप, सर्विस, स्मैश और ड्यूस। ड्रॉप, सर्विस, स्मैश और ड्यूस। अच्छा, एक चीज दोस्तों यहां पे देखते हैं, वह है वॉलीबॉल का। क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल का। तो वॉलीबॉल की बात करें तो इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वॉलीबॉल का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और वह क्या है वॉलीबॉल का, बताइए जरा। जी हां दोस्तों, वॉलीबॉल की बात करें तो वह है रोटेशन। क्या है? रोटेशन। तो रोटेशन शब्दावली किसकी है? रोटेशन शब्दावली। तो रोटेशन की बात करें तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, वह है एरियल। क्या है? एरियल। तो देखिए, सभी को याद करना पॉसिबल नहीं होता है, मानता हूं, लेकिन कुछ प्रश्न आप एलिमिनेशन करके कर सकते हो। किसी 1-2 के याद कर दीजिए, ऑप्शन में 100% चांस होते हैं कि वह भी आएगा। तो ऐसे में आप उसे एलिमिनेट करके अपना सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वॉलीबॉल के आपने याद कर दिए, क्रिकेट के सभी को मालूम होते हैं, और बैडमिंटन के आप इन्हें याद कर लेना। तो यहां तो दोस्तों ये हो गया है। और अगर हॉकी की बात करें, अगर हॉकी की आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों,
हॉकी की। तो हॉकी की बात करें तो हॉकी से एक चीज ध्यान रखना, हॉकी से दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो है शिटक यानी स्टिक आप ध्यान रख लेना। हॉकी की स्टिक होती है ना, तो शिटक शब्द हॉकी से है। इसके अलावा यहां पे ध्यान रख लेना, एक है ट्राई ब्रेकर। क्या है? ट्राई ब्रेकर, ट्राई ब्रेकर। तो ट्राई ब्रेकर जो शब्दावली है किसकी है? यह जो शब्दावली है यह भी हॉकी की है। और इसके अलावा दोस्तों एक होता है हुली। क्या होता है? हुली। तो हुली की बात करें तो यह भी शब्दावली किसकी है? यह भी हॉकी की है। तो यहां पे दोस्तों ये हो गया है, ज्यादा मत करना, केवल जितना लिखा है इसी को रिवाइज कर लेना, इसी को याद कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? अब मौद्रिक नीति क्यों लाई जाती है? हम मुद्राओं पर नीति क्यों लाते हैं? क्यों लाएंगे? देखिए, अधिक विकास हो, डेवलप करने के लिए तो लाएंगे ना। आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी होगा। इन सभी को सही करने के लिए हम मौद्रिक नीति का लाते हैं, या मौद्रिक नीति लाने का उद्देश्य यही है, हमें कुछ अच्छा करना है तभी तो हम मौद्रिक नीति लाते हैं, और जिससे भी अच्छा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। आप यहां पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 कि पृथ्वी के गोले होने के कारण 180 देशांतर रेखा का क्या नाम है? तो 180 देशांतर रेखा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, जरा आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री वाली जो लाइन होती है ना उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जो यहां पे आपको ग्रीनविच रेखा दिखाई दे रही है ये होती है 0 डिग्री वाली लाइन। कौन सी होती है? 0 डिग्री वाली लाइन। तो 0 डिग्री वाली लाइन ग्रीनविच रेखा, यानी देखिए लंदन का एक शहर है, लंदन का शहर है ना, लंदन वाला जो शहर है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। इसी को हम ग्रीनविच रेखा है ना, तो या फिर हम इसे क्या कहते हैं? शून्य रेखा भी कह सकते हैं। तो यहां से ये शुरू होती है और पूरे के पूरे 8 देशों से होकर गुजरती है। पूछा जाता है कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 8 देशों से। इसका आंसर तो हो गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से दोस्तों एक फैक्ट आपको मैं यहां पे बताता हूं जो बार बार आपको पूछा जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि की बात करते हैं तो मान लीजिए कि यह जो लाइन है यह है 180 डिग्री, ठीक है, और यहीं पर मैंने एक बार और लिख लिया है यह है 180 डिग्री, ठीक है, और यहां पे हो गया पूरब, यहां पे हो गया पश्चिम, यानी यहां पे हो गया पूरब, यहां पे हो गया पश्चिम। एक लाइन हमारी ये हो गया, फिर यहां पे हो गया पूरब और यहां पे हो गया पश्चिम। तो देखिए 2 पार्ट में हम इसे कर रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। समझिए दोस्तों जरा आराम से, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हमने। देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरब से 180 डिग्री लाइन को पार कर जाता है तो दिन में क्या परिवर्तन होगा, या फिर कोई व्यक्ति पश्चिम से 180 डिग्री पार कर जाता है तो दिन में क्या परिवर्तन होगा। अब यहां पे समझिए, कंफ्यूज मत होना, डिटेल से देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पश्चिम से, तो कोई व्यक्ति है यानी पूरब की बात करें, कोई व्यक्ति है पूरब की ओर है ना, और कोई व्यक्ति पूरब की ओर है, वो कहां की ओर जा रहा है? इस लाइन की ओर पार करने की सोच रहा है। किस लाइन को? 180 डिग्री लाइन को पार करने की सोच रहा है। तो जैसे ही वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है और इस लाइन को पार कर देता है तो एक दिन की कमी होती है। क्या होती है? एक दिन। तो एक दिन की दोस्तों कमी होती है, एक दिन की कमी होती है। तो ध्यान रखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति पूरब से 180 डिग्री लाइन को पार कर जाता है, पूरब से आता है और पश्चिम की ओर यानी 1 डिग्री पार कर जाता है, तो दिन में क्या फर्क आता है? तो एक दिन कम हो जाता है। और यहीं पर दोस्तों कोई व्यक्ति अभी पश्चिम में है और वो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, यानी कोई अभी क्या है, मान के चलो अमेरिका में है और वह कहां आ रहा है? भारत की ओर आ रहा है, यानी पूरब की ओर आ रहा है। तो इस स्थिति में देखिए ये है दोस्तों यहाँ पे 180 डिग्री है ना, तो देखिए यहाँ पे है पश्चिम दिशा की ओर है कोई व्यक्ति और यहाँ पे ये इस 180 डिग्री को पार कर जाता है और 180 डिग्री को पार करने के बाद ये पूरब दिशा में पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होगा? एक दिन की क्या होगी दोस्तों? एक दिन की वृद्धि होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों, यह प्रश्न आपको 1 नंबर दिला सकता है आने वाले एग्जाम में। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे हाईलाइटर लेता हूं। देखिए अब क्या बोला था दोस्तों हमने कि यह है 180 डिग्री लाइन है ना, 180 डिग्री लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है और इस तिथि रेखा से अगर कोई
पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरब का कोई व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर चला जाता है, तो एक दिन की क्या होती है, कमी होती है। और इसी लाइन से कोई व्यक्ति है पश्चिम की ओर है, वो पूरब की ओर चला जाता है इस लाइन को पार करके, तो एक दिन की वृद्धि होती है। इस फैक्ट को याद करना है, यही आपको 1 नंबर दिला सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे यह पूछूंगा कि जैसे ये 8 देश हैं, कौन कौन से हैं, तो 8 देश अगर आपको पूछा जाए कि 8 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए 8 देश कौन कौन से हैं, एक तो यूके हो गया, एक फ्रांस हो गया, और एक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्पेन। तो 3 देश तो दोस्तों आपको मिल रहे हैं यहां पे किसके, यूरोप के देश। और बाकी जो 5 देश है वो आपको कहां के मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको दक्षिण अफ्रीका के, यानी जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके मिलेंगे। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अल्जीरिया, क्या मिलेगा, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया से हो गया, यानी यह जो लाइन है पूछा जाएगा कि जो ग्रीनविच लाइन है वो किस देश से होकर गुजरती है। देखिए ये वाला प्रश्न तो हमने नीचे वाला फैक्ट कर लिया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि वाला। अब ये वाला प्रश्न हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ग्रीनविच रेखा की बात करें तो इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और कुल 8 देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। और वह 8 देश कौन से हैं, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, और इसके अलावा दोस्तों आप लिख लेना वे हैं जैसे माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया और टोगो हो गया। तो यह जो देश है इन देशों से होकर जो अंतरराष्ट्रीय जो यहां पे जो ग्रीनविच रेखा है वह होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और पूछा है कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है, तो ये कहां पे होगा बताइए दोस्तों जरा। तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा भीमताल में, नैनीताल में आपको मिलेगा। और एक चीज दोस्तों आपको यहां पर अगर ऐसा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है दोस्तों यहां पे कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय यहां पे लिख लेता है दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड। तो जरा इसका आंसर बताइए दोस्तों ये कहां पर है। इसके अलावा यहां पे एक प्रश्न आपको और पूछता मैं यहां पे, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कहां पर है, इसका आंसर भी दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा एक प्रश्न मैं आपको और पूछता हूं यहां पे, गन्ना प्रजनन केंद्र यहां पे लिख लेता दोस्तों, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो इन तीनों का आंसर दीजिए दोस्तों आपकी ये कहां पर है। तो देखिए सबसे पहले है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड, तो यह तो आपको मिलेगा हैदराबाद में। कहां पे मिलेगा, हैदराबाद में। तो यह तो मिलेगा दोस्तों हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो यह आपको मिलेगा कहां पे, कटक मिलेगा, कटक यानी उड़ीसा में मिलेगा। और गन्ना प्रजनन शोध संस्थान की बात करें दोस्तों तो यह आपको मिलेगा कोयंबटूर में। कहां पे मिलेगा, कोयंबटूर में। तो कोयंबटूर में क्या मिलेगा, गन्ना प्रजनन संस्थान आपको मिलेगा, संस्थान यानी ये आपको यहां पे मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों एक चीज और लिख लेता मैं जैसे काफी इंपॉर्टेंट है, वह है भारतीय दलहन। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों ये कहां पर है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह आपको कहां पे मिलेगा जरा बताइए। तो जी हां दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो यह आपको मिलेगा कानपुर में। कहां पे मिलेगा, कानपुर में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये हो गया है और इसे आपको याद करना है। फिर है यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट्स को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए, तो देखिए दोस्तों Ctrl+A होता है, ये तो सरल क्वेश्चन है, Ctrl+A होता है। लीसा निम्नलिखित में से किस वृक्ष का जैव उत्पाद है। तो बताइए दोस्तों फॉरेस्ट गार्डन में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए ये तो सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं चीड़ का है। लेकिन एक प्रश्न जो यहां पे आपको बता देता हूं कि आपको पूछा जाएगा कि लीसा आपको पूछा जाएगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लीसा टिपान का कार्य कब से शुरू हुआ। यानी जो चीड़ का वृक्ष होता है ना, चीड़ के वृक्ष से लीसा निकलता है और उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष से जो टिपान का कार्य होता है, यानी लीसा टिपान का कार्य, लीसा टिपने का कार्य ना, टिपान का कार्य, तो यह कार्य कब से हुआ था। देखिए अजय रावत सर की क्वेश्चन का आंसर है और इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको 1890 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी ध्यान रख लेना, फैक्ट वाला प्रश्न है, यूपीएससी से अक्सर फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछता है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया था। अब बात क्वेश्चन नंबर 8 और यह है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको पूछा है और इसका आंसर आपने देना है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो बताइए दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, 13, 14, 19 या फिर 21, कौन से अनुच्छेद में दी गई है।
तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यह तो बिल्कुल सही है, यानी सरल है, ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 13 में आपको मिलेगा। और अनुच्छेद 13 में अगर आपको पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है कहां से लिया गया है, तो यह जो सिद्धांत है दोस्तों यह लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से। और यहीं पर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 के दो पार्ट आते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों दो पार्ट आते हैं। एक आता है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि यानी कानून, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए दोस्तों विधि के समक्ष समानता यानी अगर इंग्लिश में कहें तो इक्वलिटी बिफोर, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा आता है दोस्तों यहां पे जो काफी है विधियों का समान संरक्षण, विधियों यानी विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। यहां पे क्यों लिखा है दोस्तों हमने यहां पे? इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या बनता है? पूछा जाता है कि विधि के समान समानता यानी विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। और एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश से लिया गया है? तब दोस्तों आता है इसका आंसर यूके। तब क्या आता है? यूके। और विधि का समान संरक्षण इसका आंसर आता है दोस्तों कहां से? यूएसए से। कहां से आता है? यूएसए से। देखिए कैसे याद करना है? देखिए संरक्षण कौन देगा? जो पावरफुल होगा। पावरफुल कौन है? यूएसए है, यानी अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो यूएसए इसका सही होगा। यानी संरक्षण कौन करेगा? जो पावरफुल है। और समानता, इक्वलिटी की बात कौन करता है? अंग्रेज इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी की बात कौन करता है? अंग्रेज करते हैं, जबकि है नहीं, लेकिन क्या करते हैं? वही बात करते हैं। तो यूके से आप समानता ध्यान रखना, और संरक्षण की बात करें तो यूएसए से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 है और इसका आंसर बताइए। चरक सदस्य था। तो बताइए दोस्तों चरक किसका सदस्य था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। चरक सदस्य था, किसका सदस्य था? नहपान राजदरबार का, कनिष्क का, रुद्रदामन का, या गौतमी पुत्र शतकर्णी का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों इसका सही आंसर आपने बता दिया है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपको क्या मिलेगा? इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यह क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अब जरा यहां पे कनिष्क की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे लिख लेता हूं मैं कनिष्क। तो देखिए कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क से क्या क्या प्रश्न थोड़ा और बन सकते हैं वो यहां पे देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कनिष्क ये हो गया। और सबसे पहले तो यहां पे पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। तो पेन का कलर दोस्तों यहां पे मैंने क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। तो देखिए इसके दरबार में 3 प्रमुख है। एक तो आ गया यहां पे चरक। क्या आ गया है? चरक। दूसरा यहां पे जो प्रमुख है वह है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। और तीसरा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है यहां पे वह है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, वह है अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष। तो यह 3 इसके प्रमुख दरबारी हैं। देखिए नागार्जुन, अश्वघोष और क्या हो गया? चरक हो गया। तो चरक की बात करें तो इसने चरक संहिता लिखी है, तो किसके दरबार में है? कनिष्क के दरबार में है। नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन भी इसी के काल का था, इसी के आसपास का था, यानी इसी के दरबार में रहता करता था। और इसकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या है? माध्यमिक सूत्र, यानी गणित से रिलेटेड होगी। और इसकी बात करें दोस्तों, माध्यमिक सूत्र की बात करें तो इसे जो नागार्जुन है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। और कनिष्क के ये अश्वघोष की बात करें तो देखिए अश्वघोष से एक चीज ध्यान रखना, अश्वघोष से दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसने एक रचना की है। और वह जो रचना की है क्या की है? बुद्ध चरित्र की, बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की है? बुद्ध चरित्रम की जो रचना की है दोस्तों ये अश्वघोष ने की है। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष तो वासुदेव थे जो कनिष्क के काल में थे, लेकिन जो अश्वघोष था ना यह उपाध्यक्ष था। क्या था? उपाध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वासुदेव। तो दोस्तों इस फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखना। और वसुमित्र की बात करें, वासुदेव कह रहा हूं, वसुमित्र ध्यान रखना, सॉरी वसुमित्र। और वसुमित्र से दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि इसने महाविभाषा की रचना की है, एक रचना लिखी है महाविभाष।
तो यह फैक्ट दोस्तों आज ध्यान रखना। कनिष्क से चलो एक चीज ध्यान रख लेना, 78 एडी में, 78 एडी में, तो 78 एडी में इसने शक संवत चलाया था, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है और यह है रीजनिंग वाला प्रश्न। तो सोल्व कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो सोल्व कीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए 28 यानी 26, फिर 24, फिर 22, फिर यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। और सेम यहाँ पर बात करें जैसे ए, तो बी यहाँ पे बीच में मिस है, फिर यहाँ पे सी आ गया, फिर डी मिस है, फिर ई आ गया, फिर यहाँ पर एक एक मिस है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी आई यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर बी माना है, कावेरी डेल्टा। लेकिन हमें इस आंसर पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि यह जो कावेरी डेल्टा है, गंगा डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, सभी में यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में भी कावेरी में दिखाया गया है। तो इस प्रश्न पे डाउट है। अगर आप इसका आंसर सटीक से जानते होंगे तो नीचे अपनी राय जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड चीजें देखिए यहाँ पे बात करते हैं मैंग्रोव वन की 2021 और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रिपोर्ट है और यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि भारत में कुल मैंग्रोव वन कितना है क्षेत्रफल में। तो यह आपको मिलेगा 4992, लगभग 5000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर आसपास आपको ये क्षेत्रफल मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में आपको जो मैंग्रोव वन मिलेंगे वह आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। और सबसे दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरा नंबर आपको दिखेगा, यह दिखेगा आपको गुजरात का। और क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो कहां पे हुई है, ये हुई है उड़ीसा में। और दूसरा दोस्तों जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है वह है महाराष्ट्र का। तो इन 4 फैक्टों को यहां पे जरूर याद करें, पूछा जा सकता है आने वाले सभी एग्जामों में। तो मैंग्रोव वन काफी इंपॉर्टेंट होता है और पहले भी यूपीएससी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ भी चुका है। तो यहां तक कि ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य। मुद्रास्फीति का मतलब है दोस्तों यहाँ पे इन्फ्लेशन से, यानी इन्फ्लेशन। तो बताइए इन्फ्लेशन में क्या होता है। देखिए जब इन्फ्लेशन होता है यानी मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो जो वस्तु की जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मुद्रा होती है हमारी, जो रुपए होता है, जो भी चीज है उसकी वैल्यू कम होती है और जो सामान की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जो गुड्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है यानी सामान की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों जो रुपए की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माउस के 2 मानक बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग करें। तो यह तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल करने के लिए कहा जाता है। माउस का जो बीच का होता है स्क्रॉल करने के लिए होता है। तो यहां तक तो ये हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है। तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए जरा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी ये सही है। एक तो खुद राकेश हो गया और एक उसका यहाँ पे जो भाई हो गया, यानी उसका जो बेटा हो गया, वही 2 यहाँ पे क्या है, पुरुष हैं, बाकी सभी क्या है, सभी क्या है, महिलाएं हैं, यानी स्त्रियां हैं, ये पुत्री हैं। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा है कि 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, ब्रिक्स सम्मेलन से आपको पूछा है, एससीओ समिट से आपको पूछा जा सकता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए हैं उससे एक प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ब्रिक्स का करा रहे हैं, फिर हम कुछ टाइम बाद आपको एससीओ का कराएंगे और कुछ और अन्य भी करवाएंगे। तो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन तो यह हुआ था 2018 में जोहान्सबर्ग में। बहुत सरल होता है इसका आंसर फाइंड करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम जोहान्सबर्ग की बात यहाँ पे बात करें, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना की बात करें, मूल स्थापना की तो जून 2009 में हुआ था। याक्टेनबर्ग रूस में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स यानी ये हो गया है ना। तो देखिए सबसे पहले रशिया में इसकी जो बैठक हुई थी, सबसे पहले कब हुई थी, 2009 में हुई थी, 2009 में हुई थी। तो इसी सीरीज से ये आगे बढ़ता भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए कि 2021 में भारत में इसकी समिट हुई, यानी भारत में इसकी बैठक हुई। तो 2020 में कहां पे हुई होगी, तो 2020 में इंडिया से पहले कौन है, इंडिया से पहले यहाँ पे रशिया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यानी 2020 में रशिया में रहा होगा। और 2022 की बात करें तो 2022 में अगले साल कहां पे होगा, यह चीन में होगा। तो यह भी फैक्ट आप ध्यान रखें।
इसके अलावा दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पे ध्यान रखें, यह है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो यह काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भी आपको इसका क्या मिलेगा, संघाई चीन में ही मिलेगा, जो आपको ब्रिक्स का मिला है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि इसके वर्तमान कुल सदस्य आपको पूछा जाएगा कि एनडीबी में वर्तमान में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, तो बता सकते हैं तो 9 सदस्य हैं। और 9 कौन से हैं, 5 तो यही हो गए ब्रिक्स वाले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और बाकी जो यहां पे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उनमें से कौन कौन सा है, एक है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। फिर आपको मिलेगा इजिप्ट, क्या मिलेगा, इजिप्ट। फिर आपको मिलेगा उरुग्वे, क्या मिलेगा, उरुग्वे। और एक आपको मिलेगा यूएई, तो यूएई। तो ये 4 देश अभी हाल ही में यहां पे सिलेक्ट हुए हैं, यहां पे इनका शामिल हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, तो हुई थी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कहां पे, जेनेवा में, फ्रांसिको में यानी सैन फ्रांसिस्को में, हैग में या फिर पेरिस में, तो कहां पे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यह कहां पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। देखिए ये है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है यूएनओ। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं और इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। तो एक चीज देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका तो हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। यहीं पर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी वो तब हुई थी यानी कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो यूएनओ को यहां पे ये हो गया 193 यहां पे कुल सदस्य है, 193 कुल यहां पे इसके सदस्य है। और एक चीज दोस्तों यहां पे यह ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस। और एक प्रश्न दोस्तों ये होमवर्क के लिए आपको अपने आज ही ने याद करना है अगर आपको याद नहीं है। एक है यूएनडीपी, एक है यूएनईपी, एक है यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ और एक है यूनेस्को। इन सभी के बारे में दोस्तों ये होमवर्क है, इन सभी के बारे में आपको सेम यही याद करना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसकी जब स्थापना हुई थी तो कहां पर हुई थी। तो यह फैक्ट दोस्तों जरूर अभी नोट डाउन करें और आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। फिर यहां पे बिंबिसार का संबंध था, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक था यहां पे बिंबिसार, प्रथम शासक। तो प्रथम शासक कौन हो गया, बिंबिसार हो गया। बिंबिसार के बाद यहां पे जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है, वह बैठता है यहां पे, अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार के बाद बैठता है अजातशत्रु बिंबिसार के बाद बैठता है। और अजातशत्रु के बाद बैठता है उदयन यानी उदयन। और उदयन के बाद लास्ट में आपको ध्यान रखना है वो है नागदशक। तो देखिए फैक्ट देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखिए कि हर्यक वंश का जो प्रथम राजा है वो कौन है, वह है यहाँ पे बिंबिसार। और बिंबिसार की बात करें तो इसका एक क्या था, एक था दोस्तों यहाँ पे वैद्य था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक वे किसका था, बिंबिसार का था। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु से एक चीज ध्यान रखना है, यह है कि यहाँ पे सॉरी कुणिक लिख दिया मैंने, कुणिक, क्या है कुणिक। तो इसका एक उपनाम था कुणिक। तो अजातशत्रु का एक नाम था कुणिक। और उदयन की बात करें तो इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो पटना है वर्तमान में, इसकी स्थापना की थी। तो यहां से दोस्तों इन फैक्ट को याद करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो ये तो सरल है, कहां पे निकलेगी, गंगोत्री में। नहीं, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है चेमयुंगडुंग हिमनद से, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा 330 रुपए, 330 रुपए यानी सालाना जमा करना पड़ता है। और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि यह जो बीमा योजना है कब शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी, बताइए पहले कि कब हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए जरा इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों,
इसकी जो शुरुआत की बात करें तो यह हुई थी 9 मई को, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी। सालाना 330 रुपए जमा करना है और फिर 2 लाख रुपए का यहां पे क्या मिलता है, बीमा कवर मिलता है। और एक चीज दोस्तों, इसी तिथि को यानी 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना भी शुरू हुई थी। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। तो इस फैक्ट को भी दोस्तों ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा यहां पे देखिए, अगर डीप प्रश्न बनते हैं, देखिए ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 330 रुपए सालाना के लिए होता है और 2 लाख रुपए का यहां पे क्या मिलता है, जीवन का बीमा मिलता है। फिर देखिए दोस्तों यहां पे कि यहां पे पूछा जाता है कि एज लिमिट कितनी है, 18 से 50 इसकी एज लिमिट है ना। और फिर यहां पर अगर बात करें, ये दूसरा है यहां पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो यह भी उसी टाइम हुई थी, ये 8 मई को हुई थी, 8 मई 2015 को। और इसके तहत की बात करें तो 18 से लेकर 17 तक 12 रुपए सालाना जमा करना पड़ता है दुर्घटना बीमा का। तो यहां पे दोस्तों ये दुर्घटना बीमा है और ये जीवन ज्योति बीमा है। और जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों अटल पेंशन योजना की, तो देखिए यह प्रश्न यूपीएससी से आपको पूछ चुका है कि इसकी एज लिमिट कितनी है। 18 से 40 वर्ष तक की अटल पेंशन योजना में भाग ले सकते हैं। 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलती है और अलग अलग मिलती है। और अभी हमने देखा था दोस्तों, क्या देखा था, 9 मई को, 9 मई 2015 को, तो 9 मई 2015 को यह पेंशन शुरू हुई थी। तो तीनों फैक्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। तो इसका आंसर बताइए जरा स्वर्णिम चतुर्भुज की। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो बिल्कुल ये मिलेगा राष्ट्रीय योजना से। और ये किसे जोड़ता है, एक जोड़ता है दिल्ली को, एक जोड़ता है कोलकाता को, एक जोड़ता है मुंबई को और एक जोड़ता है चेन्नई को। तो इन सभी को जोड़ने वाली जो ये सड़क योजना है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो 1999 में शुरू हुई थी। लेकिन वास्तविक रूप से इसने जो कार्य करना शुरू किया गया, ये 2001 में इसने कार्य शुरू किया गया था। और लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो बता सकते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी। तो लगभग इसकी 4800 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 48-50 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। फिर है मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य दोस्तों ये सभी है, यानी विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापन भी करना है, मूल्य का संचय भी करना है, उपयुक्त सभी। तो यह तो दोस्तों सरल क्वेश्चन है। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन ये सरल लेवल के क्वेश्चन है, टफ लेवल के बिल्कुल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स भी दोस्तों देखना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक तो ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे दोस्तों यह है कि कौन सी सेकेंडरी युक्ति का उदाहरण नहीं है, यानी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या सीडी। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब यहां पे देखिए रैम की बात करें, क्या प्रश्न बनते हैं। रैम की बात करें तो सबसे पहले तो प्रश्न बनता है कि किस प्रकार की मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। और इसी को क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और यहां पे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि रैम के हमें 2 प्रकार मिलते हैं, एक मिलता है स्टैटिक रैम और एक मिलता है हमें डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, क्या फर्क है। केवल प्रश्न यहां से ये बनता है दोस्तों कि रिफ्रेश की आवश्यकता किसमें होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता किसमें नहीं होती है। तो डायनेमिक वाला है, जो डायनेमिक वाला है, डायनेमिक वाला में दोस्तों रिफ्रेश की आवश्यकता होगी और इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बार बार चार्ज की आवश्यकता होती है डायनेमिक रैम में। और स्टैटिक रैम स्टैटिक है, इसलिए चार्ज की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती है। तो केवल यही प्रश्न बनता है, 2-4 लाइन लिख देंगे, बोलेंगे कि स्टैटिक रैम में बार बार चार्ज की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, इस प्रकार से आपको घुमा सकते हैं। तो स्टैटिक रैम में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो रैम से इतना प्रश्न बनता है। अब देखिए यहां पे, देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी में रोम आ गया और रैम भी आ गया। और रोम की बात करें तो यह क्या है, यह स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोलेटाइल को रोम कर देते हैं और नॉन वोलेटाइल को रैम कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें ए की बात करें तो अस्थाई और वोलेटाइल, ओ की बात करें तो स्थाई और नॉन वोलेटाइल। तो नॉन ध्यान रखना दोस्तों, नॉन ध्यान रखना। रोम की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है। और एक चीज दोस्तों जो यूपीएससी से आपको पूछ चुका है कि जो रोम है इसके आपको अलग प्रकार मिलते हैं। एक मिलता है आपको प्रोम, यानी देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो हो गया रैम का, और रीड ओनली मेमोरी ये हो गया रोम का।
और यहीं पे दोस्तों अगर प्रोम की बात करें तो प्रोम का आपको ध्यान रखना है, प्रोम को क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल कहते हैं, प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल की जो मेमोरी है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अगर इसकी बात करें तो ये होता है। दूसरा है यहाँ पे ईपीरोम, ईपीरोम में यहाँ पे जो बाकी तो सेम है, जो ई आपको लगा है ये आगे जो लगा है दोस्तों ये इरेजेबल लगा है, क्या लगा है, इरेजेबल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को, जो हमारे पास डाटा है इरेज कर सकते हैं, यानी उसे दोबारा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और किसके माध्यम से, जो अल्ट्रा वायलेट जो वेब्स होती है उनके माध्यम से। और यही प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी आपको पूछ भी चुका है। और ईपीरोम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी से है, बाकी सेम आएगा, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो बाकी ई से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, आप ये ध्यान रख लेना। और बाकी सेम यही है, यहाँ पे जो प्रोग्राम को इरेज करेंगे दोबारा से काउंट करेंगे, या हम किससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। और दूसरे वाले में हम किससे करेंगे, अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती हैं उससे करते हैं, बस यही फर्क होता है। अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पूछा है कि कौन सा असंगत संख्या है। तो देखिए असंगत की बात करें तो यह प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 516 8 क्यों है। देखिए यहाँ पे सबका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो 7 का अगर आप क्यूब करेंगे 7 इंटू 7 की बात करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा, है ना। तो ऐसा ही सबका यहाँ पर है, 6 का क्यूब करेंगे तो ये करेगा, 9 की बात करें तो 9 का 729 आएगा। और यहीं पर दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो यहाँ पे कि 8 का क्यूब करते हो तो 8 का क्यूब करने के बाद कितना आएगा, 512 आएगा, ना कि 516। तो इसलिए जो यहाँ पे ये है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। तो यहां तक भी ये हो गया। फिर यहाँ पे पूछा है कि भारत का प्रथम पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच में उड़ा था। तो देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको काफी पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून से दिल्ली मिलेगा। और इसकी बात करें तो ये अगस्त 2018 में शुरू हुआ था, स्पाइस जेट जो विमान था उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो बताइए दोस्तों कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, यानी दोनों निर्वाचित सदस्य। बताइए जरा कौन सा सही है। तो जी हाँ दोस्तों ये करता है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 118 का जो 4 है उसके तहत ये करता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लीजिए, जैसे गठन की बात करें लोकसभा की तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, 17 अप्रैल 1952 लोकसभा का गठन, 17 अप्रैल को 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, है ना। और मई 1952 से इसने सभी ने काम करना शुरू किया था, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने। और फिर यहाँ पे देखिए जीबी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। और अनंत सेन की बात करें तो ये इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। तो देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको पता चल गया, जीबी मावलंकर पहले से भी जानते होंगे। और सबसे ज्यादा एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा और सबसे कम लोकसभा सांसद यानी उम्र के, देखिए सबसे ज्यादा है साफिकुर रहमान और सबसे कम की बात करें तो चंद्रानी मुर्मू जी हैं। तो चंद्रानी मुर्मू स्पेशल ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और यह फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। फिर है यहाँ पे कि झंगोरा फसल है, तो बताइए दोस्तों झंगोरा किसकी फसल है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करना। एक प्रश्न यहां से आपको इस बार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो ये आते हैं ना रबी, खरीफ, जायद, इन्हें याद कर दिए। 100% एक प्रश्न देखना को आपको मिलेगा एग्जाम में, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करना और इसे याद जरूर करना अगर आपको याद नहीं है। देखिए झंगोरा की बात करें तो यह बिल्कुल मिलेगा आपको खरीफ का, मंडवा की बात करें तो यह भी आपको मिलेगा खरीफ का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए रबी की बात करें तो यह है बोने का समय, क्या है, बोने का समय। और यह है काटने का समय। तो बोने का समय की बात करें तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कुछ प्रमुख फसल है जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। तो सरसों, आलू, गेहूं, जौ, चना, मटर क्या है, ये रबी की फसल है। और खरीफ की बात करें, देखिए खरीफ की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ वाली, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप एक चीज देखो कि ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मक्का और धान, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी किसकी हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। बार बार पूछा जाता है। तो ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मक्का और धान, देखिए कुछ आराम से भी आप कर सकते हो। देखिए मक्का की बात करते हैं तो मक्का आपने देखा होगा कि जो मक्का की जो फसल मिलती है आपको ठंड के समय में मिलती है ना। तो ठंडियों के टाइम पे मिलती है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास मिलती है, तो यह होगी खरीफ की फसल। और मूंगफली की बात करें तो ठंडियों में मिलती है, नवंबर दिसंबर में, है ना। बाजरा की बात करें, ज्वार की बात करें तो ये सभी किसकी है, ये है सभी किसकी, ये खरीफ की फसल है। और जायद की बात करें तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जल्दी ही काट ली जाती है जून जुलाई में। तरबूज, खरबूज, खीरा 1-2 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है।
तो यहां तक दोस्तों यह हो गया है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और पूछा है यहां पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो 15-20 महत्वपूर्ण है कांग्रेस के अधिवेशन, उन्हें जरूर याद करना। 1916 का जैसे है, 1917 भी ठीक है ना। और बाकी 1906, 1907 ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। 1905, 1906, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर दीजिए कि 1916 में कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ का सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह तो रिपीटेड क्वेश्चन है। और अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थी, अध्यक्ष थी। और इसमें क्या था, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, तो ये दोनों मिल गए थे। मुस्लिम लीग भी इसमें मिल गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी यहाँ पे मिलन हो गया था। और किसकी सहायता से हुआ था, एनी बेसेंट की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से, एनी बेसेंट और तिलक जी की सहायता से हुआ था। और एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों तो ये अगले ही साल यानी 1917 में कोलकाता में, 1917 कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता बनी थी। और प्रथम महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे ये। और गांधी जी की बात करें तो 1924 में क्या बने थे, बेलगाम में जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, यही था 1924 का अधिवेशन बेलगाम में। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर बी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वतमाला का उदाहरण है। तो हिमालय तो एक वलित प्रकार का है। जीएसटी की बात करें तो ये आपको वित्त मंत्री मिलेगा। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल क्या है, 279A में आपको मिलेगा, 279 में ए। अच्छा, जीएसटी की बात करें तो पहला राज्य कौन सा था। तो जी हां दोस्तों, पहला राज्य असम था, पहला देश फ्रांस था, है ना। इन फैक्टरों को आप ध्यान रखना। विजय केलकर समिति का सिफारिश पर, किसके, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी का, यानी जीएसटी का जो बिल था वो लाया गया था, यानी उसी के आधार पर, है ना। तो इन फैक्टरों को ध्यान रखना। और आसिम गुप्ता की बात करें तो उन्होंने जीएसटी का प्रारूप तैयार करवाया था। आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और इसका आंसर दीजिए दोस्तों ए बी सी सी। बहुत सरल होते हैं दोस्तों, इनको करने का आपके पास बिल्कुल समय मिल जाता है और आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी आप पे बी रखोगे, यहां पे बी रखोगे, यहां पे ए रखोगे, यहां पे सी रखोगे। देखिए ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी। तो यह क्रम आपका बन गया है और यही इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसका आंसर बताइए कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो तिथि है वह भी आती है। और इसका आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, 22 मई को मनाया जाता है। और एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, थीम की बात करें तो देखिए 2021 की थीम की पूछा जाए आपको तो वी आर दी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर दी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन 2021 की थीम थी। और 2022 की बात करें दोस्तों तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यह है 2022 की थीम। तो इसे याद करिए दोस्तों, 2022 बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर अ लाइफ। देखिए सभी लाइन एकदम याद नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको तो क्या देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना है ना। तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल ये ध्यान रखना, 2022 क्या है, बिल्डिंग है, शेयर्ड है, लाइफ है, बिल्डिंग शेयर्ड लाइफ, बिल्डिंग शेयर फ्यूचर लाइफ, बिल्डिंग शेयर फ्यूचर लाइफ। तो 2022 जैव विविधता का क्या है कि बिल्डिंग है, शेयर्ड है, फ्यूचर है और लाइफ है। और यहां पर बात करें 2021 की तो 2021 में सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, वी आर दी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। फिर है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी आपको, हमने जो आपको 3-4 एग्जाम में आपको पिछले डिस्कस करवाए थे ना, तो वहां पे भी जो भाग है पंचायती के, ये आपको पूछा गया है, यानी संविधान के भाग से। तो एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, तो इसे सभी को याद कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में तो क्या है, भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 2 में तो क्या है, नागरिकता है। और यहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या मूल तत्व की बात करें, मौलिक अधिकार। और यहीं पर जो आपको भाग सी दिखाई दे रहा है दोस्तों 9, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और भाग 1 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया है। और यहीं पर अगर 9A की बात करें तो 9A की बात करें तो वहां पे नगर पालिकाएं आ जाएगी। 10 यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 1 है 11, तो 11 की बात करें भाग 11, तो भाग 11 में क्या है, देखो भाग 11 यानी 1 और 1, 1 यानी संघ मिला और यहां पर फिर राज्य भी मिला। तो संघ व राज्य के मध्य जो संबंध है वो भाग 11 में आपको मिलेगा।
भाग 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 की बात करें तो निर्वाचन है, 15 में क्या है, निर्वाचन है। 17 की बात करें, देखिए 17 कल भी बताया था, 17 यानी खतरा, खतरा यानी किसका है, राजभाषा को हमारी खतरा है, राजभाषा। तो राजभाषा किस में है, भाग 17 में है। और भाग 20 की बात करें दोस्तों, तो भाग 20 में क्या है, भाग 20 में है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और भाग 18 की बात करें तो 18 में क्या है, 18 यानी 18 की बात करें 8 यानी आपातकाल। तो इन्हें याद करना दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा पक्षी लगभग लुप्त प्राय है, तो ये पहाड़ी बटेर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह में किसका, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह में जो पौधा है किसका है वो, तो देखिए वो पौधा है जैतून का मिलता है, जैतून यानी ऑप्शन नंबर डी है। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, महाबलीपुरम की बात करें तो यह आपको मिलेगा नरसिंह वर्मन, बिल्कुल सही है। और नरसिंह वर्मन की बात करें तो यह पल्लव वंश से था। और पल्लव वंश से ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो संस्थापक था वह कौन था, इसका संस्थापक था सी विष्णु, राजधानी इसकी कांचीपुरम थी। और यहां पर थोड़ा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसका एक शासक हुआ नरसिंह वर्मन, क्या हुआ, नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ने यहाँ पे तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैनसांग जो वैनसांग था वह इसी के काल में आया था। पूछा जाएगा कि वैनसांग दक्षिण भारत में या फिर कांचीपुरम में किसके काल में गया था, तो नरसिंह वर्मन के काल में गया था, नरसिंह वर्मन में काल में। तो वैनसांग इसी के काल में आया था। और इसने पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन, देखिए पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया था। और द्वितीय को हराने के बाद इसने बादामी कोंड, तो बादामी कोंड की इसने उपाधि भी ली थी। तो बादामी कोंड किसकी उपाधि थी, नरसिंह वर्मन की थी। पुलकेशिन द्वितीय को इसने हरवाया था। वैनसांग इसी के काल में आया था। वैनसांग किसके काल में आया था दक्षिण भारत में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में आया था। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यहां तक तो ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर सही क्या होगा, तो बताइए जरा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आराम से आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है जैसे कि ए शिशु बी से हल्का है, मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले ये ए है और ये बी से हल्का है, यानी बी इसका हमने बड़ा दिखा दिया, यहाँ पे बी से हल्का है। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा बोला है कि शिशु सी शिशु डी से हल्का है, यानी जो शिशु सी है ये शिशु क्या डी से, ये से क्या है, इससे भी हल्का है। तो दूसरा पार्ट भी ये हो गया। तीसरा बोला है कि जो बी है वो डी से हल्का है, डी से हल्का है लेकिन शिशु ई से भारी है। तो एक चीज तो यहाँ पे हमें क्लियर पता चल गई कि जो बी है वो क्या है, डी से छोटा है। तो बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और बी की बात करें तो बी क्या है, यानी डी है जो, ये इससे भी भारी है। तो यानी सबसे बड़ा अभी कौन दिखाई दे रहा है, डी हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है लेकिन जो शिशु ई से भारी था, यानी शिशु ई यानी यहाँ पे आएगा। तो देखिए आपके आंसर मिल चुके हैं। सबसे भारी कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक घन में हमेशा होता है, तो देखिए एक घन हमेशा होते हैं, 8 कोने 6 सतहें 12 किनारे। तो क्या होगा इसका आंसर, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ये होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये घन है और घन की बात करें तो घन में तीनों चीजें मिलेंगे, सभी मिलेंगे। 12 कोने मिलेंगे, 12 कोने के बाद 6, यानी अगर आप 8 कोने मिलेंगे, 6 सतह मिलेंगे ऊपर नीचे, और 12 आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे 12 किनारे भी मिलेंगे। तो यहां तक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद में स्वतंत्रता का वर्णन है। तो स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में। ये तो सरल क्वेश्चन है। इबादत खाने की स्थापना की गई थी, तो कहां पे की गई थी, फतेहपुर सीकरी में की गई थी। और कब की गई थी, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कल ही के क्लास में हमने ये डिस्कस कराया था, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी, ये जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को, जो कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस स्थित है। तो ये कहां पर है जरा बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो यह मिलेगा दोस्तों आपको, जी हाँ ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। और इन फैक्ट को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की बात करें तो लखनऊ में मिलेगा। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो राजमुंद्री में मिलेगा। नेशनल ब्रेन, देखिए ब्रेन से आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्रेन बात करें, ब्रेन किसका होता है, गुरुजी का होता है। तो ये ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और ड्रग की बात करें तो ड्रग कौन ले रहे हैं, लखनऊ वाले ले रहे हैं। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर दोस्तों यह प्रश्न भी हो चुका है।
और ये शायद लास्ट सेकंड क्वेश्चन है जीएस का। और यहाँ पे बताइए कि भिन्न इनमें से कौन सा है, अलग कौन सा है। तो सबसे सरल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे ये। और बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यही है, क्योंकि ये त्रिभुज है, बाकी सभी क्या है, चतुर्भुज है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव और दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालय की सुविधा करवाना। तो यह भी सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, यह इसका बिल्कुल सही है। और आज के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यही है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।